चलिए, हेलो स्टूडेंट सर, गुड मॉर्निंग। 8 बज गया क्या? 8 तो बजे आपसे मिलने के समय हो गया। कल का टॉपिक का देखो, कल जैसे आपको बताया थी, आज का टॉपिक बहुत कीमती है, ग्रेटेस्ट टर्म्स। ग्रेटेस्ट का नाम ही से क्लियर है, सबसे बड़ा टर्म। तो कोई एक एक्सपेंशन है जिसमें जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, लेकिन उसमें हमको ग्रेटेस्ट टर्म का पहचान करना है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, क्या नंबर के रूप में, डाटा के रूप में, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड में जो सबसे बड़ा होगा उसका पहचान करेंगे। हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म्स। अड़ेगा 11th में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में होता था। अब तो ऑब्जेक्टिव 1-2 साल से आएगा, या इस साल भी ऑब्जेक्टिव रह सकता है, लेकिन आप जब भी पहचान रहा तो ग्रेटेस्ट टर्म निकालें। तो ग्रेटेस्ट टर्म करें कि वह सा टर्म जो अपने सबसे बड़ा टर्म हो। तो बायनोमियल में एक खासियत है, बायनोमियल्स में अगर खासियत है कि अगर वैल्यू को लेकर ग्राफ बनाया जाए तो वैल्यू कुछ इस तरह का बढ़ता है, शुरू में लगातार बढ़ा, फिर एक बार घटना शुरू हो गया। मतलब ये वाला टर्म सबसे बड़ा, या ऐसा हो सकता है लगातार बढ़ा, लास्ट में थोड़ा सा घटा, ये वाला टर्म सबसे बड़ा। या ऐसा हो सकता है कि लगातार घटता ही रहे, ये वाला टर्म सबसे बड़ा। या हो सकता है कि लगातार बढ़ता रहे, ये वाला टर्म घट रहे। हम ये बोलना चाहते हैं कि बायनोमियल में जब भी वैल्यू जो का बढ़ने और घटने का नेचर है वो केवल एक बार चेंज होता है। बढ़ने से घटना या घटना से बढ़ने का नेचर केवल एक बार चेंज होता है, बार बार नहीं। बायनोमियल्स में केवल एक बार नेचर चेंज करता है, या तो लगातार बढ़ा या लगातार घटा, नेचर बदलेगा तो केवल एक बार। और वही बात का पहचान करते हुए हम ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो हम इसी आधार पर डिफरेंशियल लिखा गया कि किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में सबसे बड़ा टर्म वो टर्म जो अपने आगे वाले टर्म से भी बड़ा और अपने पीछे वाले टर्म से भी बड़ा। जैसे ये टर्म, ये वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से भी ज्यादा ऊंचा है और बाद वाले टर्म से भी ऊंचा। ये वाला टर्म अपने पीछे वाले से भी ज्यादा, बाद वाले से भी ऊंचा। अब इसमें तो आगे है ही नहीं, अपने पीछे वाले टर्म से ज्यादा। मतलब वैसा टर्म जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पीछे वाले टर्म से भी ज्यादा और अपने आगे वाले टर्म से भी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट। मतलब वैसा टर्म्स जिसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पीछे वाले टर्म से भी ज्यादा और अपने आगे वाले टर्म से भी ज्यादा, उसको हम लोग कह सकते हैं अड़ेगा ग्रेटेस्ट टर्म। तो दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट टर्म। बड़ा याद बढ़ेगा, यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म। वैसा टर्म जिसका वैल्यू अपने पीछे टर्म से भी ज्यादा और उससे आगे टर्म से भी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट टर्म। तो यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म। इसी तरह पर हम डिफिनेशन लिखे कि अगर rth टर्म ग्रेटेस्ट होगा तो वह r+1h से भी ज्यादा होगा और r-1h से भी ज्यादा होगा। क्रॉस करके अगर नीचे ले आओ तो कुछ ऐसा, ग्रेटर इक्वल टू 1, ये क्रॉस करके ले आते। अब इसी को यूज करते हुए अगर हम मैथ को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू निकालना में सुविधा होगा। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल्स तुमको हम दिखाते हैं, ये टर्म्स को देखो। जैसे एक एक्सपेंशन दिया हुआ है 2 + 3x पावर 10। यहां पर लिखता है कि x का वैल्यू 3/5 है, तो इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकालिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। अड़ेगा उस न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए जब x का वैल्यू 3/5 है। इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, उसमें जितना सारा टर्म, कितना टर्म होगा 11 टर्म, उसमें जो सबसे बड़ा टर्म है वो निकालना है। हम लोग मान के शुरुआत किए, सपोज r+r इज द ग्रेटेस्ट, tr इज द ग्रेटेस्ट। मान लेते हैं कि tr ग्रेटेस्ट है, देन tr डिवाइड बाय tr+1, that should be greater than equal to 1। ठीक बस, and tr divided by tr-1 और that should be greater than equal to 1। एक आंसर से सीधा अड़ेगा। अब इसको लेके बढ़ा दो, क्या हो जाएगा, दिस इज 10cr-1 2 to the power, इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 - r-1 घटाइएगा तो 10 - r+1 यानी कि 11 - r और 3x का पावर r-1। हटेगा, मैग्नीट्यूड है, इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर मान लो माइनस रहता भी तो माइनस नहीं लेते क्योंकि मॉडुलस लेना है। तो 10cr 2 to the power 10 - r और 3x का पावर r और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। बोलो, दोनों टर्म का वैल्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको पहचानता है ना, इंडेक्स सेम।
इंडेक्स सेम, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। इंडेक्स सेम, सफिक्स में बस एक का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स सेम है, सफिक्स में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं बड़ा वाला एज इट इज छोटा वाला घटाते हुए 10 माइनस आर माइनस 1 2 टू द पावर, सेम बेस पर घटाओगे 11 माइनस आर में से 10 माइनस आर 1, ये घटाओगे तो 3x का पावर माइनस 1, जिसको नीचे लिखें 2/3x, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। क्या याद बढ़ेगा? अगर ब्रैकेट खोल दो तो यहां पर बनाते हुए r डिवाइड बाई 11 माइनस आर इंटू 2 और बाई 3x, x का मान आप लिख सकते हो, दिस इज 3/5, दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। इससे r निकालने का कोशिश करेंगे, 2 ऊपर, सो r डिवाइड बाई 11 माइनस आर और 10/9, यह आपका 10r और ये गुना करोगे तो 99 माइनस 9r, ये इधर ले आए तो 19r 99, अटेगा इसको इधर ले गए तो 19 पचे 95 40 5.2, यानी एक वैल्यू ये आ गया, r का वैल्यू 5.2 या उससे ज्यादा। इसको कैलकुलेट किए तो r का वैल्यू आ गया 5.2 या उससे ज्यादा। ठीक है, अब ऑल्सो अब जो सेकेंड एक्सप्रेशन था कि टी आर माइनस 1, इसको भी लेकर सेम प्रोसेस से बढ़ा दीजिए। ठीक है, इसको भी लेकर सेम प्रोसेस से बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा, 10 एज ठीक है 2 प्लस 3x है ना, ये आपका 10c r माइनस 1 2 टू द पावर, ठीक है 11 माइनस आर और 3x का पावर r माइनस 1 और 10c r माइनस 2 और 2 टू द पावर, इन दोनों का डिफरेंस 12 माइनस आर और 3x का पावर r माइनस 2 और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। क्या यहां तक बात ठीक है? बताओ इसका मान क्या होगा? अरे बड़ा वाला एज इट, बड़ा कौन, r माइनस 1 या r माइनस 2, r माइनस 1 ऊपर है तो नीचे आया छोटा वाला घटाते हुए, सो 10 माइनस r माइनस 2 और ये हो गया r माइनस 1, नहीं 2 का पावर 11 माइनस r है, वो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, नीचे लाए घटा दो तो घटेगा 1/2 और ये ऊपर या घटाओगे तो 3x और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ब्रैकेट तोड़ दे तो 12 माइनस आर और r माइनस 1 इंटू 3/2, x का वैल्यू, इस x का मान क्या था 3/5 ग्रेटर इक्वल टू 1, ये हो गया 9, गुना करें अड़ेगा 108 माइनस 9r और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 10r माइनस 10 और ग्रेटर इक्वल टू 1, 108 माइनस 9r बराबर, ये वाला क्या हो गया 10r माइनस 10, ये इधर है 118, ये हो गया 19r, सो r का वैल्यूज 118/19 और ठीक है 118/19, सो बताओ कितना आएगा, तो 19 छक 114 40 19 दूनी 38, सो r का वैल्यू ऐसा। पहला में क्या आया था, r का वैल्यू 5.2 से बड़ा और दूसरा में आया 6.2 से छोटा। पहला में आया था 5.2 से बड़ा, दूसरा में आया 6.2 से छोटा। सो अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखो, r का वैल्यू आया था 5.2 से बड़ा और ये आया 6.2 से छोटा। सो 5.2 से बड़ा और 6.2 से छोटा, बताओ r का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू 5 6। ऐसा कौन सा इंटीजर है, इंटीजर पूर्ण संख्या, r तो पॉजिटिव ये रहेगा, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता, जो 5.2 से बड़ा और 6.2 से छोटा, तो ऐसा नंबर केवल 6 है, दैट इज T6 इज द ग्रेटेस्ट, T6 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। और अगर आपको रिक्वायर्ड कोफिशिएंट चाहिए, अड़ेगा नाउ द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज क्या हो जाएगा, अड़ेगा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज 10c, छठा टर्म है तो 10c5 2 प्लस 3x है ना, 2 का पावर
5 और 3 का पावर 5, दैट इज द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स। सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट का वैल्यू आप निकाल सकते। क्या आपसे ग्रेटेस्ट टर्म निकल जाएगा? यही आपका रिक्वायर्ड। सो ग्रेटेस्ट टर्म इज, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3x मिलेगा, टर्म कोफिशिएंट नहीं मांगा, 3x का पावर 5। अब आप x का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा सकते हैं, दिस इज 3/5 होल टू द पावर 5, और ये आपका आंसर 10c5 2 टू द पावर 5, 9 का पावर 5 और 5 का पावर 5, दैट इज द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स, और यही आपका कोफिशिएंट का वैल्यू है, ये आपका कोफिशिएंट का मान है। सो ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट रिक्वायर्ड कोफिशिएंट लिखना सही नहीं, सो ग्रेटेस्ट टर्म इज, और यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म है। क्या आपको बड़ा तो है, 11th के लिए 6 नंबर में भी होता था, बड़ा बड़ा तो जाएगा ही। और एक फिर देखते हैं, देखो अगला एक क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तरीका वही। क्या आप बढ़ा चाहेंगे? जरूर बढ़ाइए। ग्रेटेस्ट टर्म निकाले, सपोज अटेगा टी आर इज द ग्रेटेस्ट टर्म, टी आर इज द ग्रेटेस्ट टर्म्स। सो बाय डेफिनेशंस क्या आप स्टार्ट करेंगे, टी आर डिवाइड बाय टी आर प्लस 1, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। क्या याद बढ़ेगा? और एक बार और टी आर डिवाइड बाय टी आर माइनस 1, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। बस इन दोनों को बढ़ा दिया जाए, जो बढ़ आएगा सो आएगा। सब इसका वैल्यू बढ़ा, 13c माइनस 1, ए का पावर में इन दोनों का डिफरेंस, 13 में से आर माइनस घटाओगे तो 14 माइनस आर, और x का पावर r माइनस 1, नीचे 13c r, a का पावर 13 माइनस r, और x का पावर r, अटेगा दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। लो बताओ इसका मान क्या होगा? इसको सॉल्व करने जानता है ना, बड़ा वाला एज इट इज और छोटा वाला घटाते, 13 में से r माइनस 1 घटाओगे सो 14 माइनस r, 14 माइनस r, ये सेम बेस पर पावर घटता है a, और नीचे हो गया x, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। सो r डिवाइड बाय 14 माइनस r और a माइनस x, क्या है? तो ठीक है। सो r का वैल्यू बढ़ा चल जाओ, r, और ये हो गया आपका 14 माइनस r, a बाय x, a का मान 5 और ये हो गया 2, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। सो सॉल्व करो, 5r 28 माइनस 2r, और ये हो गया आपका 7r। अरे ये तो बहुत फ्रैक्शन की जगह नहीं आ रहा, r का वैल्यू 4, बहुत बढ़िया डिजिट आ गया। कोई डिजिट आए फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट में आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटीजर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से इससे बढ़ा दीजिए। नॉट टी आर डिवाइड बाय टी आर माइनस 1, सेम प्रोसेस। अड़ेगा नाउ अगला स्टेटमेंट क्या था, टी आर डिवाइड बाय टी आर माइनस 1, r माइनस 1, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। टी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? टी आर का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 13c r माइनस 1, a का पावर a प्लस एक्स था, a का पावर इन दोनों का डिफरेंस, और x का पावर r माइनस 1, और बटा में अड़ेगा, बटा में इसका वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 13c r माइनस 2, a का पावर इन दोनों का डिफरेंस, ये हो गया 15 माइनस r, और x का पावर r माइनस 2, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। बस इसको लेके सिंप्लीफाई कर जाओ और आराम से बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 13 माइनस r माइनस 2 और डिवाइड बाय r माइनस 1, अड़ेगा x का पावर r x बाई e, ऐसा नहीं कुछ आएगा, x और a का वैल्यू, इसको ब्रैकेट तोड़ दो तो 13 माइनस r प्लस 2, 15 माइनस r माइनस 1, x का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 5, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। क्रॉस करोगे सो ये वैल्यूज क्या हो गया, 30 माइनस 2r, अटेगा ये वैल्यूज क्या हो गया, 5r माइनस 5, और दैट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। अटेगा 30 माइनस 2r बराबर ये हो गया 5r माइनस 5,
ठीक है, ये हो गया 35 और ये हो गया 7R। ठीक है, सो R का वैल्यू कितना आ गया 5 लेस देन इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड डाटा आप यूज कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख सकते हैं R का वैल्यू कितना आया, 4 से बड़ा और ये 5 से बड़ा। अब बताओ R का वैल्यू क्या लेंगे, 4 से बड़ा या 4 से बराबर, यानी R का वैल्यू 4 या 5 या दोनों, तो 4 और 5 दोनों मतलब दोनों ग्रेटेस्ट टर्म है। ये कैसे संभव है सर, एक में दोनों कैसे ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब दोनों टर्म का वैल्यू बराबर रहा होगा, इसलिए दोनों का दोनों ग्रेटेस्ट, और यही आपका ग्रेटेस्ट टर्म का खासियत है। बोलो इतना बात समझ रहा है। और देखिए देखो, आपको जो ग्रेटेस्ट टर्म आपको हम सिखा रहे थे वो इसका साइज बहुत बड़ा है, टू 11th के लिए सफिशिएंट है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स के लिए वो काम नहीं करता है, बहुत बढ़िया नहीं काम करता है। तो आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी न्यूमेरिकली बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं, x प्लस वाई का पावर n, अगर कोई एक्सपेंशन है इसका आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकाल देना है, x प्लस वाई होल टू द पावर n, x प्लस वाई होल टू पावर n का ग्रेटेस्ट टर्म। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए कि r का वैल्यू बड़ा होगा n प्लस 1 इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, n प्लस 2 इंटू वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और इससे आप ग्रेटेस्ट टर्म निकाल सकते हैं। क्या बोले, r का वैल्यू बड़ा होगा n प्लस 1 इंटू वाई सेकेंड टर्म बटा में x प्लस वाई, और फर्स्ट में क्या है n प्लस 2 इंटू वाई प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। इससे आप ग्रेटेस्ट टर्म जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आओ इस चीज को अगर हम देखें, हम यूज करके तुमको दिखाते हैं। जैसे आज तुमको जो पहला क्वेश्चन दिखाए थे 2 प्लस 3x पावर 10 और x बराबर कितना है 3/5, कहा कि इसका ग्रेटेस्ट टर्म निकाल दीजिए। याद बढ़ गया, बताओ x के स्थान पर कितना है 2 और y के स्थान पर कितना है 3x, है ना हम लोग के पास है n का वैल्यू 10। अभी आपको बताएं कि अगर इसका rth टर्म ग्रेटेस्ट है, सपोज tr इज द ग्रेटेस्ट, tr इज ए ग्रेटेस्ट, अगर tr ग्रेटेस्ट है तो tr का वैल्यू, r का जो वैल्यू होगा ठीक है ये बड़ा होगा किससे, n प्लस 1 फॉर्मूला लेते हैं पहले, y डिवाइड बाई x प्लस वाई, और इधर हो गया n प्लस 2 इंटू वाई प्लस एक्स और डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। बस अब तो कुछ था ही नहीं, सीधे सीधे वैल्यू बढ़ा लीजिए और आंसर आ जाता है। वैल्यू बढ़ाओ n की जगह पर 10, तो 10 प्लस 2 12 इंटू 3x, 12 36 100x, x की जगह पर 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, यानी कि 2 प्लस 3x, और दैट शुड बी ग्रेटर n प्लस 1, 10 प्लस 1 11, y का वैल्यू 3 यानी कि 33x, और ये हो गया 2 प्लस 3x, ये ना हम लोग के पास है। अब गिवन है, गिवन क्या है कि x का वैल्यू 3/5, तो वैल्यू बढ़ाओ 3/5 बढ़ाएगा तो 36 दिया 108 बटा 5, अरे वही चीज को बना दिया गया 2, और नीचे 2 प्लस 3x, 3 दिया 9 मतलब 19 बटा 5, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया r, 33 दिया 99 बटा 5, और नीचे हो गया 19 बटा 5। सॉल्व करो तो 118 और बटा 19, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 19/19। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 6.2 आएगा, ये आपका 6.2, ये आपका 6.2, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया 5.2। सो r का पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया 6, मतलब दैट इज क्या मतलब हो गया, दैट इज T6 इज द ग्रेटेस्ट, ये इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा। अटेगा छठा टर्म इसका ग्रेटेस्ट टर्म होगा, और अब T6 का मान निकाल दो, जो आएगा वो आंसर। 10c5 2 to the power 5
3x, 3 इंटू 3/5 होल टू द पावर 5, और यही आपका फाइनल आंसर, ये इसका फाइनल आंसर, ये इसका प्रोसेस। ये बढ़ेगा ना, कोई भी इस तरह का फायदा आप ले सकते हैं, तुरंत शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे आपका था a प्लस एक्स, वाला क्वेश्चन को फिर बनाते हैं, पावर 13, a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, और आपसे कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट। आप बढ़ाओ, यहां पर x की जगह पर a, y की जगह पर x, n की जगह पर 13, फॉर्मूला यही वाला है। सो इसी फॉर्मूला में आप सेट कर दो तो आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर को सेट किया जा सकता है। केवल देखो n का वैल्यू 13 प्लस 2 15, 15 इंटू वाई 15x, 15x, a का a अड़ेगा x प्लस वाई, x प्लस वाई, a प्लस x, और ये वाला वैल्यूज क्या हो गया r, n प्लस 1, n प्लस 1, 13 और 1 14x, और नीचे हो गया a प्लस एक्स। अब a और x का वैल्यू बढ़ा, a का वैल्यू 5, x का वैल्यू 2, 15 दूनी 30, अब 5 35, और बटा 7, और ये हो गया r, ये हो गया 14 दूनी 28, a प्लस एक्स 7। सो r का वैल्यू 4 से बड़ा और 5 से छोटा, सो हम r कह सकते हैं। सो कहा जा सकता है दैट इज T4 एंड T5 इज द ग्रेटेस्ट, दोनों का दोनों ग्रेटेस्ट है, और आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। बताओ आपको ग्रेटेस्ट सम निकालने में मजा आएगा, बस शॉर्ट भरा है, तुरंत आंसर निकालते हुए निकाल लिया है। अब एक क्वेश्चन से और देखो, ग्रेटेस्ट सम पर बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है, अड़ेगा बस क्वेश्चन में से एक आता है, 1 प्लस एक्स का पावर 30 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो रिवर्स क्वेश्चन है, आगे बढ़ा, रिवर्स क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट टर्म का ही रिवर्स क्वेश्चन। मतलब क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस बार एक्स का वैल्यू हर बार दे रहा था, इस बार एक्स मांग रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट ग्रेटेस्ट टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स so that greatest term has greatest binomial coefficient, greatest term has greatest binomial coefficient, has greatest binomial coefficient, अड़ेगा x का वो वैल्यू निकालिए so that greatest term has greatest binomial coefficient। ठीक है, वो टर्म ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा होगा, वो टर्म जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे अधिक। अब बताओ कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट बेहतर क्वेश्चन, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। करें कि वो टर्म सबसे बड़ा जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे अधिक, वो टर्म सबसे बड़ा जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे अधिक। अब खुद बताओ सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है, तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा, मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट ज्यादा। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन, जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे, शुरू करते हैं कंसेप्ट पहला, ठीक है, ग्रेटेस्ट, ध्यान देना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब अगर हम लोग ये वाला कंसेप्ट जानते हैं कि सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है, तो मिडिल टर्म्स का, सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका, मिडिल टर्म्स का, तो ये हमको बता सकता है कि मिडिल टर्म्स का कोएफिशिएंट सबसे अधिक, माने ग्रेटेस्ट टर्म कौन हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है, तो मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म्स का। मतलब ग्रेटेस्ट टर्म कौन, ग्रेटेस्ट टर्म कौन इज मिडिल टर्म। अरे पहला कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट नंबर 1 कितना बड़ा कंसेप्ट है। अगर कोई आदमी ये नहीं जानता कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन सा बड़ा, तब तो बैठा हुआ रह जाएगा। अगर ये जानता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा कौन, मिडिल टर्म्स का, तो ये आपका पहला। दूसरा, अब बताओ मिडिल टर्म कौन होगा। अब कोई मिडिल टर्म का कंसेप्ट नहीं जानता तो नहीं बनेगा। अब जरा मिडिल टर्म को याद करो, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 31। सो बताओ मिडिल कौन, अड़ेगा मिडिल कौन हो गया 31 प्लस 1/2 यानी कि 16। सो इसका मिडिल टर्म कौन हो गया 16।
माना 16वां टर्म इसका मिडल। अब मिला ग्रेटेस्ट टर्म इज 16वां टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म इज 16th टर्म। ये दूसरा कंसेप्ट, ये दूसरा कंसेप्ट। अब तीसरा कंसेप्ट ग्रेटेस्ट टर्म का। क्या आप ग्रेटेस्ट टर्म समझते हैं? एज T16 इज द ग्रेटेस्ट, इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इज द ग्रेटेस्ट टर्म। तो ग्रेटेस्ट टर्म का डिफिनेशन पर ध्यान दो कि अगर कोई टर्म ग्रेटेस्ट है मतलब वह अपने पहले वाले से भी बड़ा और अपने बाद वाले से भी बड़ा। T16 by T17 that should be greater than equal to 1। वह अपने पहले वाले से बड़ा और बाद वाले से भी बड़ा। अड़ेगा पहले वाले से ही बड़ा और बाद वाले से भी बड़ा। अब बताओ T16 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 C 15 x to the power 15, 30 C 14 x to the power 14 not equal to 1, 30 C 15 x to the power 15, 30 C 16 x का पावर 16 not equal to 1। इसको सॉल्व करो। अड़ेगा इसको सॉल्व, इंडेक्स सेम सफिक्स में एक का डिफरेंस, इंडेक्स सेम सफिक्स में एक का डिफरेंस। सो ये वाला वैल्यूज क्या वैल्यूज में आएगा? बड़ा वाला एज ए छोटा वाला घटाते हुए 16/15 दिस इज x ग्रेटर इक्वल टू 1। x का वैल्यू 15/16 से ज्यादा। और ये वाला अगर प्रोसीड करते हो तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 16/15 और ये 1/x 16/15 ग्रेटर इक्वल टू x। क्या यहाँ तो ठीक है? x का वैल्यू 15/16 ज्यादा और 16/15 से 100 मर्ज करके लिखेंगे 15/16 से ज्यादा और 16/15 से कम। सो x का वैल्यू अड़ेगा 15/16 से ज्यादा और 16/15 से कम। बताओ x का वैल्यू क्या होगा? देखो ये आपका तीन कंसेप्ट हो गया। चौथा टर्म कंसेप्ट लिखने वाला, पांचवा जो डिवाइड करते हैं एनसीआर वो वाला आ गया। छठा कंसेप्ट में आओ, ये वैल्यूज आया 0.99 समथिंग, ये आया 1। बताओ x का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 1.0 समथिंग आया। बताओ x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा? जनरल लगता है 1, लेकिन 1 कैसे हो? पिछला r में क्या था? r मस्ट बी इंटीजर। क्या x के बारे में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है? नहीं, x के बारे में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो x का वैल्यू 1 नहीं, बस x का एक्सेप्टेबल वैल्यू यही होगा कि x का वैल्यू 15/16 से ज्यादा और 16/15 से कम। यही वैल्यू आराम से एक्सेप्ट, यह वैल्यू आराम से एक्सेप्ट, और यही आपका पॉसिबल आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बैठ करें। तो लो ये बाइनोमियल का आधा से ज्यादा 75% सेक्शन खत्म हो गया। अब अगला बच गया सम ऑफ द सीरीज, जो नेक्स्ट क्लास में भेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।